नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए तो निरंतर हम आमेर राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। आमेर राज्य के तहत हम बात की जाए आमेर राज्य के शासकों के मुगल शासकों के साथ संबंधों का जिक्र कर रहे हैं, जिसके तहत हमने आमेर राज्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जाना कि किस तरीके से दुल्हे राय नामक जो राजकुमार के द्वारा जो आमेर क्षेत्र में या ढूंढाड़ क्षेत्र में जो इस राजघराने की स्थापना की जाती है। उसके अलावा जो हमने पढ़ा कि मुख्यतः हम जो इस आमेर राज्य के तहत यहाँ के शासक मान सिंह और जय सिंह के मुगल संबंधों के बारे में जिक्र करेंगे। तो पिछली क्लास में अगर बात की जाए, कल की क्लास में हमने बात की किस तरीके से जो भगवंत दास के द्वारा भगवंत दास और अकबर के संबंधों का हमने जिक्र किया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजा मान सिंह के बारे में। और राजा मान सिंह के बारे में पढ़ने के लिए हमने जैसा कि पीछे देखा था, राजा मान सिंह कौन था? भारमल का पौत्र, भगवंत दास का लड़का। राजा मान सिंह से पहले जो बात की जाए, इसके पिता शासक थे भगवंत दास से पहले जो इसके दादा जो भारमल शासक थे। भारमल के दौरान ही जो मुगलों और आमेर शासकों के बीच में जो संबंध स्थापित होते हैं। और जैसा कि हमने देखा कि 1562 ईस्वी में जो भारमल के द्वारा अपनी पुत्री हरका बाई का विवाह किसके साथ कर दिया जाता है? अकबर के साथ कर दिया जाता है। यहीं से जो बात की जाए, ये राजघराना जो बात की जाए आमेर का राजघराना और जो मुगल राजघराने में जो संबंध स्थापित होते हैं, वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते हैं और इनकी स्थिति सुदृढ़ हो जाती है। अब बात करते हैं मान सिंह की। मान सिंह के शाही सेवा काल को हम मुख्यतः पढ़ेंगे और अध्ययन और सुविधा की दृष्टि से मान सिंह के शाही सेवा काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। प्रथम काल की बात की जाए, मान सिंह का शाही सेवा में प्रथम काल माना जाता है 1562 ईस्वी से लेकर जो 74 ईस्वी तक, 1562 से 74 ईस्वी, यहाँ तक जो मान सिंह पहचाना जाता है राजा भारमल के जो पोते के रूप में, पुत्र के रूप में पहचाना जाता है। और इसी रूप में इसके द्वारा जो मुगल शाही सेवा की जाती है। मूलतः आज की क्लास में हम जो प्रथम काल के बारे में पढ़ेंगे। और उसके अलावा जो दूसरा काल होता है, दूसरा काल कौन सा होता है? 1574 ईस्वी से लेकर 1589 ईस्वी तक। वहाँ के शासक, जिस वक्त शासक आमेर के कौन होते? भगवंत दास होते हैं। और उस वक्त शाही सेवा में ये जो रहता है मान सिंह, ये कुंवर मान सिंह के रूप में जाना जाता है, यानी कि भगवंत दास का लड़का होता है, ज्येष्ठ पुत्र। और उसके अलावा तीसरा शाही सेवा काल इसका माना जाता है। तीसरा शाही सेवा काल कब से कब तक? 1589 ईस्वी से लेकर 1600 जो बात की जाए 74 ईस्वी तक, 1614 ईस्वी तक रहता है। 1589 से 1614 ईस्वी तक। इस वक्त भगवंत दास की मृत्यु के पश्चात जो मान सिंह खुद जो आमेर के शासक बनते और आमेर के शासक रहते हुए इनके द्वारा जो मुगल शाही सेवा की जाती है। मुख्यतः अध्ययन और जो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से जो शाही सेवा काल को मान सिंह के 3 भागों में विभाजित किया जाता है। आज हम प्रथम काल के बारे में जिक्र करेंगे। प्रथम काल की शुरुआत कब होती है? 1562 ईस्वी में होती है। जब आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया है पीछे की कक्षा में भी कि जब जो जो यहाँ अकबर है जो आगरा से अजमेर की धार्मिक यात्रा पे जाता है, तो उसी दौरान जो बात की जाए ये भारमल आमेर का शासक मिलता है। और उसी दौरान जो भारमल के द्वारा जो वापस जो अजमेर से जो लौट रहा था अकबर आगरा की तरफ, तो वापस जाते वक्त सांबर क्षेत्र में जो भारमल के द्वारा अपनी पुत्री हरका बाई का विवाह कर दिया जाता है। यही से हरका बाई का विवाह करने के पश्चात भगवंत दास और भारमल जो भी अकबर के साथ कहाँ जाते हैं? आगरा में जाते हैं। तो यहीं से जो इसका जो शाही सेवा काल है जो शुरू होता है किसका? मान सिंह का। उस वक्त अगर बात की जाए तो मान सिंह की आयु कितनी होती है? महज 12 वर्ष की होती है, क्योंकि 1550 ईस्वी इसका क्या है? जन्म है। अब इसी दौरान धीरे धीरे मान सिंह के द्वारा जो शाही सेवा में रहते हुए कई सैन्य अभियानों में भाग लिया जाता है और मुगलों की तरफ से कई शासकों के विरुद्ध जो इनके द्वारा जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती है उनको पढ़ेंगे हम विस्तृत रूप से। तो बात की जाए मुख्यतः जो शाही सेवा में जाने के पश्चात जो प्रथम जो सैन्य अभियान होता है रणथंबोर अभियान 1568 ईस्वी में, उसमें जो बात की जाए मान सिंह और जो किसके द्वारा
जो उसके पुत्र मान सिंह और उसके पिता भगवंत दास के द्वारा क्या लिया जाता है, जो भाग लिया जाता है। तो विद्यार्थियों, अकबर के द्वारा जो आगरा पहुंचने के पश्चात जो राजपूताना की तरफ, राजस्थान की तरफ ध्यान दिया जाता है, और अकबर के द्वारा जो पहली बार जो ये निश्चय किया जाता है कि जो रणथंभौर का दुर्ग है, जो काफ़ी जो सुदृढ़ दुर्ग माना जाता है राजस्थान का, उसे जीतने का निश्चय अकबर के द्वारा कर लिया जाता है। अकबर के द्वारा ये निश्चय किया जाता है। तो उसी दौरान जो बात की जाए, अकबर के द्वारा जो निश्चय किया जाता है, तो अकबर द्वारा जो सैन्य अभियान करने की जो योजना बनाई जाती है, कहाँ पे, रणथंभौर दुर्ग पे। तो और अकबर के द्वारा वहाँ रणथंभौर से कूच किया जाता है, कब, जो 21 दिसंबर 1568 ईस्वी में। अब इस अभियान के तहत जो इसके साथ में कौन रहते हैं, ये जो बात की जाए, भगवंत दास और उसका लड़का कौन, मान सिंह, इसके साथ में रहते हैं। इनको भी अकबर अपने साथ में लेकर आता है। और बात की जाए तो उस वक्त जो रणथंभौर का शासक होता है, रणथंभौर का शासक कौन होता है, जो सुरजनहाड़ा होता है। ये सुरजनहाड़ा कहाँ का शासक होता है, रणथंभौर का शासक होता है। इसके विरुद्ध अकबर के द्वारा जो ये सैन्य अभियान किया जाता है 1568 ईस्वी में। तो उसी दौरान बात की जाए, मान सिंह और भगवंत दास भी इसके साथ आते हैं। रणथंभौर के दुर्ग पे आक्रमण कर दिया जाता है, अकबर के द्वारा उसकी घेराबंदी कर दी जाती है। और वहाँ के शासक सुरजनहाड़ा के द्वारा भी जो अकबर का प्रतिरोध किया जाता है। हालांकि बात की जाए, अकबर स्वयं आता है, यहाँ मुगल शाही सेना की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसका सामना कर पाने में जो सुरजनहाड़ा समर्थ नहीं होता। हालांकि शुरुआती समय में उसके द्वारा सामना भी, प्रतिरोध भी किया जाता है, लेकिन उसे लगता है जब कि मुगल सेना का प्रतिरोध नहीं किया जा सकता। और मुगल सेना के द्वारा भी बात की जाए, मुगल सेना की तोपों के द्वारा जो गोले बरसाए जाते हैं, उससे बात की जाए तो रणथंभौर की प्राचीर यानी जो दीवार होती है उसमें दरार आ जाती है। तो उन परिस्थितियों में जो सुरजनहाड़ा घबरा जाता है। और सुरजनहाड़ा के द्वारा जो यहाँ साथ में कौन जाता है, भगवंत दास जाता है। उस भगवंत दास से क्या किया जाता है, निवेदन और अनुरोध किया जाता है कि किसी तरीके से जो अकबर और सुरजनहाड़ा के बीच में मध्यस्थता करते हुए जो सुलह करवा दी जाए या समझौता करवा दिया जाए। भगवंत दास की भूमिका ये रहती है, भगवंत दास के द्वारा जो इस मध्यस्थता को स्वीकार कर लिया जाता है, क्योंकि अकबर का भी विश्वस्त कौन होता है, भगवंत दास होता है। और उसी दौरान जो सुरजनहाड़ा को सरेंडर करवाने की भूमिका यहाँ देखने को मिलती है। अब सुरजनहाड़ा को आत्मसमर्पण करवाने से पहले जो युद्ध विराम किया जाता है अकबर के द्वारा जो इस पे विश्वास करते हुए, किस पे, भगवंत दास पे विश्वास करते हुए जो युद्ध को रोक दिया जाता है। अब युद्ध को रोक देने के पश्चात जो क्या है, भगवंत दास सुरजनहाड़ा से मिलता है और उसे राजी खुशी जो कुशल क्षेम जो बात की जाए उसके द्वारा आत्मसमर्पण करवा दिया जाता है अकबर के सामने। और अकबर की अधीनता भी वह उसके द्वारा, सुरजनहाड़ा के द्वारा स्वीकार कर दी जाती है। दुर्ग की जो चाबियां हैं सुरजनहाड़ा के द्वारा किसे दे दी जाती है, अकबर को दे दी जाती है। और इससे जो अकबर काफ़ी प्रसन्न होता है, अकबर के द्वारा जो सुरजनहाड़ा को शाही सेवा में रख लिया जाता है। यानी इस तरीके से इनके बीच में जो समझौता बातचीत कराते हुए जो सुरजनहाड़ा के भगवंत दास कौन है, आमेर का शासक है, इसके द्वारा जो समझौता करवाते हुए जो सुरजनहाड़ा और अकबर के बीच में मध्यस्थता की जाती है, संधि करवा दी जाती है। चाबियां सुरजनहाड़ा के द्वारा सौंप दी जाती है किसको, अकबर को। और अकबर के द्वारा जो बात की जाए इसे अपनी सेवा में, शाही सेवा में रख लिया जाता है। अब इसी समय जो कर्नल टोड हैं, जिन्होंने राजपूताना का इतिहास लिखा है, वो कहते हैं कि कर्नल टोड के द्वारा कहा गया, हालांकि अन्य स्रोतों से हमें जानकारी नहीं मिलती है, कि जब सुरजनहाड़ा से मिलने के लिए भगवंत दास गया था तो उसी दौरान जो भगवंत दास का सेवक बनकर अकबर की उसके साथ में गया था दुर्ग में। और अकबर ने स्वयं जो क्या की थी, संधि की शर्तें तय की थी। ये बात कर्नल टोड के द्वारा कही गई है। उसके अलावा जो बात की जाए, जो स्मिथ है, इतिहासकार विंसेंट स्मिथ, इनके द्वारा भी इस बात का समर्थन किया गया है। तो ये बात उनके द्वारा कही गई है कि इस तरीके से। लेकिन हमें तत्कालीन जितने भी फारसी वृत्तांत है और राजस्थानी वृत्तांत, उनसे हमें इस बात की जानकारी और पुष्टि नहीं होती। ये सिर्फ कर्नल टोड और स्मिथ के द्वारा कहा गया। अब इस संपूर्ण अभियान के तहत बात की जाए तो मान सिंह की क्या भूमिका रहती है, तो मान सिंह की भूमिका, वह अपने पिता के साथ जाता है। 1568 ईस्वी की बात है। अब ये कितने वर्ष का था, 18-19 वर्ष का नौजवान था। और इसमें जो बात की जाए,
मान सिंह की कैसी भूमिका रहती है इसके बारे में स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। इस अभियान के दौरान बात की जाए तो मान सिंह की क्या भूमिका रहती है इसका सही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। इसमें ज़्यादा भूमिका अगर बात की जाए तो हमें किसकी देखने को मिलती है, इसके पिता मान सिंह के भगवंत दास की ही देखने को मिलती है। हालांकि इस अभियान में मान सिंह भी किसके साथ था, अपने पिता अकबर और भगवंत दास के साथ में जाता है। तो ये मान सिंह का शाही सेवा काल में प्रथम सैन्य अभियान होता है जिसमें मान सिंह के द्वारा क्या ली जाती है, भागीदारी ली जाती है। तो बोलिए यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप का जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हो। हालांकि जो ये आज हमने सिर्फ रणथंभौर के सैन्य अभियान पर ही चर्चा की, इसके अलावा जो अगले सैन्य अभियान में हम देखेंगे तो उसी दौरान भी जो गुजरात का अभियान होगा, जो भगवंत दास के साथ ही जो मान सिंह जाएगा उसका जिक्र करेंगे। तो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो इस वजह से मैंने दूसरा जो अभियान इसमें नहीं लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और आप घर पर रहते हुए समय का सदुपयोग भी कर रहे होंगे और अपने अध्ययन को सुचारू रूप से रखे हुए, जब तक किसी तरह की जो सूचना नहीं आ जाती है अपने पास। और जहाँ तक लग रहा है संभावना यही है कि आपके एग्ज़ाम में जो निश्चित रूप से होंगे, तो आप जो अपने घर पे जो निरंतर रूप से अपनी पढ़ाई को क्या रखें, जारी रखें। तो आज हमने बात की है मान सिंह के शाही सेवा काल, जो प्रथम शाही सेवा काल होता है और जो इसकी शुरुआत 1562 ईस्वी से होती है और जो 1574 ईस्वी तक रहता है, यानी कि जब भारमल के पोते के रूप में ये कार्य करता है। जब भारमल की मृत्यु हो जाती है पर दूसरा काल इसका शुरू होता है कौन सा, 1574 से 1589 तक, जब भगवंत दास शासक रहता है। और 1589 से जो ये स्वयं जो आमेर का शासक बन जाता है और जो 1614 ईस्वी तक रहता है। तो इस तरीके से हमने आज जो मान सिंह के प्रथम शाही सेवा काल में प्रथम सैन्य अभियान जो रणथंभौर अभियान के बारे में जाना। रणथंभौर का शासक कौन होता है, सुरजन आड़ा होता है। तो बोलिए यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो और उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।